हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोइम जिसका नाम है टीयर आइडल्स टीयर। तो इस पोइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसका जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम टीयर्स आइडल टीयर्स। या फिर इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको क्या करना है, इस पोइम की जो भी समरी है उससे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इससे क्या है कि अगर आप उस पोइम में समरी ही पूरी लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो सही ही होगा। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन ये आता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, देन आपको क्या करना होता है कि आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने होते हैं जिसमें आपको राइटिंग स्टाइल पोइम का कैसा है वो भी बताना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी तैयार हो जाए एंड इसके साथ ही इसी जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें एक पॉइंट बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें क्या है कि हम पूरी जो समरी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पूरी समरी भी मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आता है आप उस समरी को लिख सकते हो। इसके साथ ही अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब भी आप ये आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने समरी है। देन यहाँ पर जो लास्ट का पेज है उसमें क्या है कि आपको पॉइंट्स ऐड कर कर दिए हैं, जिससे कि क्या है कि इसमें आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में समरी के अलावा भी राइटिंग स्टाइल के बारे में भी बताना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द पोइम, ये जो पोइम है टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट पोइम कॉल्ड द प्रिंसेस, पब्लिश्ड इन 1847। कि ये जो पोइम है टीयर्स आइडल टीयर्स, ये एक लॉन्गर पोइम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जिसका नाम है द प्रिंसेस, उसी का ही एक पार्ट है एंड ये पब्लिश्ड हुई थी 1847 में, 1847 में। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट वंडर्स, तो इस पोइम में क्या है कि जो पोइट है वो वंडर्स, वंडर्स का मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, मीन्स कि हैरान होना। वाई हिज आइज आर टेयरिंग अप एज ही लुक्स ऑन द ऑटम फील्ड, जो पोइट है वो हैरान होता है कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं जब भी वो इस ऑटम फील्ड को देखता है। ऑटम फील्ड का मीन्स होता है जैसे कि एक मानसून होता है, ऑटम मानसून, जिसमें क्या होता है कि पेड़ के ऊपर जितनी भी पत्तियां होती हैं वो सभी क्या है कि झड़ जाता है, यानी कि इस मौसम में क्या है कि जो भी पत्तियां वगैरह होती हैं वो झड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण जो पेड़ है वो क्या है बिना पत्तियों के रह जाते हैं। दे सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स, तो जो पोइट है वो ऐसा फील करता है कि ये जो उसका यानी कि दुख है जिसके कारण उसके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, ये क्या है कि एक डिवाइन सोर्स से, दे सीम्स टू कम फ्रॉम, कि ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है ये आ रही है एक डिवाइन, एक दैवीय स्रोत से। ही रियलाइज द टीयर्स कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द डेज दैट आर नो मोर बट वाई, तो वो जो पोइट है वो रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो आंसू है वो शायद इस कारण आ रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो जो दिन है वो अब नहीं रहे हैं, और ये भी सोचते हैं कि क्यों वो दिन नहीं रहे। मीन्स कि जो पोइट है वो अपने पास्ट के दिनों को, जो पुराने बीते हुए अच्छे दिन हैं, उन्हें याद करता है और वो कहता है कि वो वाले जो दिन हैं वो बीत चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। हर एक इंसान की लाइफ में अच्छा टाइम आता है और हमें हमेशा जो पास्ट की अच्छा टाइम होता है वही क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम उसे क्या है मिस भी करते हैं और ये सोचते हैं कि काश वो समय वापस आ जाए, और उसी समय को याद करते हुए हम दुखी भी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो पोइट है वो भी यहाँ पर दुखी होते हैं और उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अगर आपको इसको स्टैंजा के अकॉर्डिंग समझना है कि जो स्टैंजास की लाइन दी होती है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है, तो उसके लिए भी वीडियोस बना दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। बीए सेकेंड ईयर की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है नई शुरुआत चैनल पर, आप उसे देख सकते हो, जिसमें लिखा होगा बीए सेकेंड ईयर पोइम्स, जिसमें आपको पोइम्स के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। एंड इसके साथ ही एक और प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें ये लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज, जिसमें आपको प्रोज से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही जो सेकंड पॉइंट है वो बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें क्या है कि जो पूरी समरी होती है पोइम की वो लिख दी जाती है। द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ वेरी सैड, जो स्पीकर है इस पोइम का वो बहुत ज़्यादा क्या है दुखी होता है। हिज आइज़ आर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है। बट ही कॉल्स दैम यूजलेस एंड आइडल्स, लेकिन वो जो आंसू होते हैं उन्हें जो पोइट है वो कहता है कि ये तो बेकार के हैं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है।
बिकॉज ही डज नॉट नो द रीज़न, क्योंकि जो पोइट है उन्हें नहीं पता वो कारण वाई दिस टीयर्स आर कम इन हिज आइज, कि उसकी आंखों में आंसू आ क्यों रहे हैं, पोइट को ये नहीं पता है। इसी कारण जो पोइट है वो कहता है कि ये जो आंसू हैं ये बेकार के हैं, क्योंकि इसका रीज़न ही नहीं पता। द नेक्स्ट line provides something clarification regarding the speaker's sorrow as well as his tear। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन होती है वो क्लैरिफाई करती है, स्पष्ट करती है स्पीकर का दुख, इसके साथ ही उन आंसू के बारे में कि वो आंसू क्यों आ रहे हैं। It is due to some divine despair that tears first rise in his heart and then come in his eyes। तो बाद में क्या होता है कि अगली जो नेक्स्ट लाइंस होती हैं उन्हें पढ़कर ऐसा फील होता है कि ये जो पोइट का दुख है ये क्या है कि एक डिवाइन, एक ऐसा दुख है जो कि उसके जो दिल है वहाँ से राइज का मीन्स होता है कि उसकी शुरुआत है जो वो उसके हार्ट से होती है, देन कम उसके बाद वो जो दुख है वो उसकी आंखों में आंसू के रूप में क्या है बाहर निकल रहा है। When he looks on the happy autumn field, जैसे ही वो उन ऑटम फील्ड्स को देखता है, एंड आफ्टर दैट थिंक उसके बाद सोचता है ऑफ दोज चार्मिंग लवली डेज दैट आर नो मोर, कि वो देखता है कि इससे पहले क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं स्प्रिंग के मौसम में क्या है कि उस पर नई नई पत्तियाँ उगती है, फ्रूट्स फ्लावर्स लगते हैं, लेकिन जैसे ही ऑटम का मॉनसून आता है, सीज़न आता है, तब क्या है कि वो सभी जो पत्ते वगैरह होते हैं वो क्या है सब कुछ झड़ जाता है, जिसके कारण जो पेड़ है वो क्या है खाली हो जाता है। वो जो भी चार्मिंग होती है, जो भी लवली टाइम होता है उसका वो सब कुछ क्या है ख़त्म हो जाता है। तो जो पोइट है वो कहता है कि इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें भी क्या है कि बहुत अच्छे चार्मिंग डेज आए थे, लेकिन अब वो जो दिन हैं वो चले गए हैं, दे आर नो मोर, अब वो ज़्यादा नहीं हैं। द स्पीकर हैज़ फॉरगॉटन हिज हैप्पी डेज टू द पास्ट टिल नाउ। अब जो पोइट है इस लाइन में कहा गया है कि द पोइट हैज़ नॉट फॉरगॉटन, कि जो पोइट है वो अभी तक भूला नहीं है अपने अच्छे दिन पुराने, यानी कि बीते हुए समय में जो भी अच्छे दिन थे वो अब तक पोइट नहीं भूला है। मीन्स कि पोइट की जो यादें हैं वो अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। फॉर हिम उसके लिए इवन नाउ, उस जो पोइट है उनके लिए अभी भी दोज गोल्डन डेज आर फ्रेश लाइक द सनलाइट, यानी कि वो जो दिन है वो अभी भी क्या है फ्रेश है, यानी कि उसकी जितनी भी यादें हैं उन दिनों की वो अभी भी क्या है फ्रेश हैं। पोइट को एक एक बात याद है, और वो जो यादें हैं वो क्या है कि सनलाइट की तरह है, फर्स्ट बीम ग्लिटर ऑन द सेल ऑफ द बोट। जिस तरीके से सनलाइट की जो पहली किरण है वो जब, यानी कि जो बोट होती है समुद्र में जब बोट जाती है तो उसका जो ऊपर का सिरा होता है उस पर जिस तरीके से सनलाइट पड़ती है वैसी ही यानी कि उसकी यादें हैं। द बोट इट्स अपीयर इज ब्रिंगिंग बैक हिज डेड फ्रेंड्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये वो बोट है जो कि दूर से दिखाई देती है आते हुए, और उसके जो भी फ्रेंड्स हैं दूसरी साइड से क्या है उन्हें लेकर आती है। The remembering of those days of the past is not only fresh, it is sad as well। यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि वो जो बीते हुए दिन हैं जो अच्छे दिन थे वो क्या है कि फ्रेश, यानी कि उसकी जितनी भी मेमोरी है, जो भी यादें हैं वो केवल फ्रेश ही नहीं है बल्कि कुछ यादें हैं जो वो सैड भी हैं। इट इज़ सैड, ये दुख भरी इसलिए है, लाइक द सनलाइट लास्ट रेड बीम स्प्रैकल्स ऑन द शिप एट द टाइम ऑफ सेटिंग सन। जिस तरीके से जब सूरज उगता है तो उसकी जो किरणें हैं वो उन शिप के ऊपर उस सेल पर पड़ती है, उसी तरीके से जब सूरज ढलता है सनसेट होता है तब क्या है कि यानी कि जब सनराइज होता है तब वो बोट आती हुई दिखाई देती है पोइट के साइड, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है तब क्या होता है कि वही जो सनलाइट होती है वो धीरे धीरे क्या है कम होने लग जाती है in the evening, and the ship it seems slowly carries away the poet dears and goes down into the sea। मीन्स कि जब यानी कि सनराइज होता है तो ऐसा लगता है कि वो जो बोट है वो पोइट के पास उसके फ्रेंड्स को लेकर आ रही है, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है तो क्या लगता है कि वो जो शिप है वो जा रही है पोइट से उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें लेकर जा रही है सी वाली साइड। इन दिस वे, इस तरीके से द स्पीकर्स मेमोरी ऑफ हिज पास्ट डेज तो इट इज़ बोथ हैप्पी एंड सोरोफुल। तो इस तरीके से जो पोइट के पास्ट के जो दिन हैं, जो यादें हैं वो क्या है कि खुश भरी भी हैं और सोरोफुल यानी कि दुख भरी भी हैं। द स्पीकर वंस मोर रेफर टू द डेज ऑफ द पास्ट नॉट ओनली सैड बट स्ट्रेंज एज वेल। यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं
कि जो मेरे बीते हुए दिन हैं, पास्ट के जो दिन हैं, वो दुख भरे ही नहीं बल्कि कुछ स्ट्रेंज, अजीब भी थे। Those days are both sad and strange like the song of those birds। जो पोइट है यहाँ पर क्या है कि वो सिमिल कर रहा है। जब भी लाइक वर्ड का यूज़ होता है या एज वर्ड का यूज़ होता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर सिमिलिटेरी टर्म का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, तुलना करता है। वो कहता है कि जो मेरे बीते हुए पास्ट के जो अच्छे दिन थे वो क्या है कि दुख भरे भी थे, इसके साथ ही क्या है कि वो स्ट्रेंज भी थे। वो किस तरीके के थे, जैसे कि वो बर्ड्स के सॉन्ग की तरह थे। हु आर नॉट फुली अवेक फ्रॉम देयर स्लीप, जो अभी पूरी तरीके से उठे भी नहीं होते हैं। दे सिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है कि अर्ली मॉर्निंग में यानी कि सिंग गाने लग जाते हैं। सैंग, ठीक है, कि जो पक्षी होते हैं वो सुबह सुबह क्या है चहचहाट से गाने लग जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी पूरे तरीके से नींद से उठे भी नहीं होते। दिस हाफ अवेकन बर्ड्स आर सिंगिंग टू अ मैन, इसके साथ ही ये जो पक्षी होते हैं ये सुबह सुबह उठकर ही गाने लग जाते हैं, जिसके कारण ये भी क्या है हाफ अवेकन, यानी कि ये पूरी तरीके से जगे हुए नहीं होते हैं, और ये उस पर्सन के लिए गा रहे होते हैं हु इज़ नियर टू डाई, जो कि डेथ के करीब होता है। एंड सेंस ऑफ साउंड एंड हिज सेंस ऑफ साइट एज वेल एज हिज सेंस ऑफ साउंड आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जिस इंसान की डेथ होने वाली होती है या फिर जो डेथ के नियर होता है, उसका जो देखने का सेंस होता है, उसका जो सुनने का सेंस होता है, वो भी क्या है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। मीन्स कि जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता जाता है तो उसके जो सेंसेस होते हैं सुनने के, फील करने के, देखने के, यानी कि उसकी जो आई साइट होती है, उसका जो सुनने की क्षमता होती है, उसकी जो टेस्ट की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे क्या है कम होने लग जाती है। This person with his dying eyes watched the window of his room। तो ये जो लोग होते हैं जो कि डेथ के नियर होते हैं वो क्या है अपनी विंडो से, यानी कि जो रूम की विंडो होती है वहाँ से देखते हैं। दैट स्लोली ग्रोज इनटू द स्क्वायर एंड डिम लाइट इज कमिंग टू द, जहाँ से उसी खिड़की में से क्या है कि जो डिम लाइट आ रही होती है थ्रू दिस स्क्वायर, यानी कि वो जो रूम है उसके बीच में क्या है एक स्क्वायर शेप में एक विंडो होती है जहाँ से क्या है डिम लाइट आ रही होती है, और यहीं से उन जो पक्षियों की जो गाने की आवाज़ें हैं वो भी आ रही होती हैं। तो दोज डेज आर नॉट हैप्पी डेज ऑफ द स्पीकर्स लाइफ, दे वर स्ट्रेंज एज वेल एज सोरोफुल फॉर हिम। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वो जो दिन है वो सिर्फ अच्छे दिन ही नहीं थे बल्कि इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दिन थे जो कि स्ट्रेंज थे, अजीब से थे और सोरोफुल भी थे। बट ही लॉन्ग्स फॉर मच सच टाइप ऑफ डेज इन हिज लाइफ, लेकिन उसकी अभी भी इच्छा है कि काश वो दिन वापस आ जाए, जैसे कि हमारी इच्छा होती है कि बीता हुआ समय वापस आ जाए। तो वही जो इच्छा है वो पोइट की भी है। द डेज ऑफ द पास्ट टू विच द पोइट हैज़ नॉट फॉरगटन इवन नाउ, वो दिन यानी कि बीते हुए समय के वो दिन जिसे पोइट अभी तक नहीं भूल सका है। दे आर वेरी डियर टू हिम, वो दिन पोइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। दे आर सो डियर लाइक द मेमोरी ऑफ द लविंग किसेस ऑफ द beloved of his lover after death, or it may be someone else also। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि वो दिन इतने ही हैप्पीफुल, इतने ही प्यारे थे जितना कि एक लवर के लिए, यानी कि उसकी जो बिलव्ड होती है, उसकी जो प्रेमिका होती है, उसके किसेस, या फिर यानी कि डेथ के बाद, यानी कि अगर किसी लवर की जो बिलव्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो भी क्या है कि उसकी जो यादें हैं वो जितनी उसके लिए हसीन होती है उतने ही हसीन वो दिन मेरे लिए थे। और मे बी समवन एल्स ऑल्सो, बिलव्ड की अगर कोई और जगह पर कोई और पर्सन हो तो भी। द डेज ऑफ पास्ट आर ऑल्सो स्वीट लाइक द किस ऑफ अ होपलेस लवर इन हिज इमेजिनेशन ऑन द लिप विच आर नॉट फॉर हिम। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि एक लवर है जो वो अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को पसंद करता है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है वो क्या है कि वो किसी और पर्सन को पसंद करती है, जिसके कारण वो जो लवर होता है, जो रिजेक्टेड लवर होता है, वो क्या है अपनी इमेजिनेशन में ही अपनी बिलव्ड को यानी कि याद करता है। तो उसकी जो वो मेमोरी होती है वो जितनी यानी कि हैप्पीली होती है, जितनी वो अच्छी होती है, उतने ही पोइट के पास्ट डेज हैं। तो पोइट इस पैराग्राफ में यही कहना चाहता है। बट दे आर फॉर एनी अदर पर्सन एज द
beloved has rejected his love and she is in love with some other person। यानी कि लवर है जो वो बिलव्ड के पीछे और जो बिलव्ड है वो किसी और के पीछे होती है, यानी कि ट्राइंगल बन जाता है। मोर ओवर द मेमोरी ऑफ दोज डेज इज़ वेरी डीप एज द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट लव टू विच लवर नेवर फॉरगेट। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि बीते हुए समय की जो यादें हैं वो उतनी ही ज़्यादा गहरी हैं जितना कि एक इंसान का पहला प्यार जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने बीते हुए समय की तुलना करते हुए कहता है कि जिस तरीके से एक लवर का पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता, वैसे ही जो पोइट की यादें हैं बीते हुए समय की वो भी उतनी ही फ्रेश हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइल्ड लाइक द regret that often follow his experience। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि ये उतनी ही वाइल्ड है लाइक द, जैसे कि एक पछतावा दैट फॉलो हिज एक्सपीरियंस, जो कि उसने अपने अनुभव से लिया है। द पोइट कॉल दोज डेज द डेथ इन लाइफ। जो पोइट है वो कहते हैं, यानी कि पोइट ने अपने बीते हुए समय को क्या कहा है, डेथ इन लाइफ, कि एक इंसान जिंदा रहते हुए ही ऐसा लगता है जैसे कि उसकी डेथ हो गई है। एंड इन दिस वे, इस तरीके से ही एंड द लिरिक्स, इसे यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी बात को ख़त्म कर देता है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं राइटिंग स्टाइल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ द पोइम, जिसमें लिखा है दिस पोइम इज़ रिटन इन द ब्लैंक वर्ड्स। ये जो पोइम है ये क्या है कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और अनराइम आइम्बिक पेंटामीटर, या फिर इसमें क्या है कि राइम नहीं बनाई गई है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ 4-5 लाइन्स स्टैंजास each of which close with the word the days that are no more। तो ये जो स्टैंजास हैं इसमें क्या है 4 या 5 लाइन्स की स्टैंजास हैं और हर एक जो स्टैंजा है उसकी जो लास्ट लाइन है वो है द डेज दैट आर नो मोर। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजेस। द इमेज इन द पोइम सच एज। तो इस पोइम में क्या है कि कुछ इमेजेस भी हैं, कुछ यानी कि उन्होंने अपनी कल्पनाएं भी हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ दृश्य बताए हैं। ऑटम फील्ड हो गया, द अर्ली सनराइज, उगता हुआ सूरज, आर कमिंग, पोइटिक ट्रॉप्स अवेलेबल टू ऑल। द पोइम सिम्स इंटेंडेड एज द यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन अबाउट। ये जो पोइम है इसमें मेन यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य है उन बातों के ऊपर रिफ्लेक्ट किया है, जैसे कि लॉस। हर एक इंसान को एक ना एक दिन हर एक चीज़ का क्या लॉस होता है, मीन्स कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोता है। इसके बाद टाइम के बारे में कि जो समय है वो चलता रहता है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। एंड मेमोरी दैट एवरीवन कैन सिंग, और वो यादें जो कि हर कोई याद करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है थीम ऑफ द पोइम, रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एंड हाउ इट मेक अ मैन सैड एज वेल एज हैप्पी। तो ये जो पोइम है इसमें मेन थीम क्या थी कि जितनी भी पुरानी यादें होती हैं उन सबको रिकलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है। एंड ये बताया गया है कि इन यादों से किस तरीके से एक जो मैन है वो दुखी भी होता है एंड खुश भी होता है। इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम। यही क्या है, सेंट्रल थीम है। खुश इसलिए होता है कि वो जो दिन है वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दुख इसलिए होता है कि वो जो दिन है वो बीत चुके हैं, वो दिन वापस नहीं आ सकते। सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।